नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 23 अगस्त 2023 को भारत का जो चंद्रयान 3 था वो अपने मंजिल पर सफलतापूर्वक पहुंचता है। और इस स्वर्णिम सफलता के अवसर पर हम अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस की तरफ से अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और इसके साथ ही साथ इस स्वर्णिम सफलता में लगे हुए इसरो की जो पूरी की पूरी टीम है, जो हमारे वैज्ञानिकों की पूरी टीम है, उनको हम अपने चैनल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये जो स्वर्णिम सफलता का जो ये क्षण आया है, हम सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और इसमें बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहा है और अंततः जा करके हमें सफलता मिलती है। और जब ये हमारा चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य पर पहुंचता है 23 अगस्त 2023 को, तो इसके साथ ही, इस स्वर्णिम सफलता के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बनता है जो चांद पर पहुंचता है। और इसके साथ ही साथ भारत दुनिया का वह प्रथम देश है जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल है, चंद्रमा का जो साउथ पोल है, उस पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। अभी तक चंद्रमा पर जो 3 देश पहुंचे हैं भारत के अलावा, वो यूएसएसआर जो कि अब रूस है, चीन और चौथा भारत है। तो भारत को छोड़ करके जितने भी मिशन अभी तक कामयाब हुए हैं चंद्रमा को लेकर के, उनमें साउथ पोल पर किसी ने कोई अभियान नहीं किया। उसमें भारत पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर पहुंचने में सफल रहा। और ये जो दोहरी उपलब्धि हमें मिली है, निसंदेह ये अपने आप में काबिले तारीफ अद्भुत ऐतिहासिक अवसर है, जिसके की असल हकदार हमारे वैज्ञानिक भाई हैं, जो हमारे भारत की जो वैज्ञानिकों की टीम इस क्षेत्र में लगी हुई थी। और अपने अथक प्रयास से अंततः वह शुभ अवसर आया, वह शुभ घड़ी आई, वह ऐतिहासिक क्षण आया जब दुनिया में भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेस रिसर्च के मामले में एक प्रतिष्ठित शक्ति बनता है। और इस क्षेत्र में जो भारत की प्रतिभा है, अब उसको दुनिया मानती है। मित्रों, ये जो शुभ घड़ी आई है, ये जो शुभ अवसर आया है, ये जो ऐतिहासिक अवसर हमारे आपके लिए आया है, यदि हम ये जो हमारा मिशन है स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा जो सफर है वो मात्र 54-55 वर्षों का है। तो इस जो एक छोटा सा एक कालखंड है, जो एक छोटा सा पीरियड है, इस छोटे से पीरियड में हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने, हमारे इसरो ने निसंदेह अद्भुत, बेमिसाल और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। और जो हमारा ये सफर है, अगर यदि हम इस पर एक संक्षिप्त नजर डालें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित तौर पर जो ये छोटा सा कालखंड है स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, भारत ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम 1975 से लेकर के 2023 तक जो हमारा, क्योंकि 75 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 19
19 अप्रैल 75 को हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और 2023 में हम चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचते हैं। तो असल में ये देखा जाए तो साइंस जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत ने अपनी शुरुआत 1975 से लेकर के 75 से शुरू की, क्योंकि 75 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया। और यद्यपि जो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में जो भारत में संस्था स्थापित की गई वो 1962 में स्थापित की गई, लेकिन संस्थाओं की स्थापना की गई, फिर उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया गया, लेकिन असल में जो काम दिखता है वो 75 से ही माना जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट हमने 75 में लॉन्च किया, जो कि भारत का प्रथम सैटेलाइट है। यदि हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, जहां से हमने आजादी के बाद स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, तो वो सन है 1962 में क्या हुआ कि भारत में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के का जो विभाग था उसके अंतर्गत की गई। और इसकी जो स्थापना है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत की गई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई के अनुरोध पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। और जैसा कि आप जानते हैं, इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और फिर उसके बाद 1962 के बाद देखिए यहां पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जो कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत 62 में स्थापित किया गया। तो यहां से काम धीरे धीरे शुरू होता है। और 69 में क्या होता है कि इसको समाप्त करके, जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, इसको समाप्त करके इसरो की स्थापना की गई। इसरो की
स्थापना की गई 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमने शुरुआत किया इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च फॉर स्पेस रिसर्च के माध्यम से। उसके बाद 69 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और यही से मित्रों स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में वास्तविक गति जो है 1969 से ही आती है। अब देखिए कि यद्यपि हमने इसरो की स्थापना 1969 में कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इसरो का जो ऑफिशियल लोगो है वो हमने 2002 में स्वीकार किया, बनाया। नहीं तो आप ये समझिए कि 2002 तक इसरो का कोई ऑफिशियल लोगो नहीं था और 2002 में इसरो का ऑफिशियल लोगो एक्सेप्ट किया गया। और आपने देखा होगा कि इसरो का जो ऑफिशियल लोगो है वो ऐसे ही है। इस तरफ हिंदी में, बाईं तरफ हिंदी में लिखा है इसरो और दाहिनी तरफ लिखा है ISRO। देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि यदि जीके का, कि यदि ये पूछे कि इसरो का जो ऑफिशियल लोगो है कब एक्सेप्ट किया गया, 2002 में एक्सेप्ट किया गया, और इसरो का जो ऑफिशियल लोगो है वो उसमें मतलब बाईं तरफ किसमें लिखा है और दाहिनी तरफ किसमें लिखा है इसरो। तो बाईं तरफ जो है आपका हिंदी में लिखा है, बाईं तरफ आपका हिंदी में लिखा है और दाहिनी तरफ जो है इसरो अंग्रेजी में लिखा है। तो ये है 2002 में हमने लोगो स्वीकार किया इसरो का, और यहीं से 1969 से स्पेस रिसर्च के मामले में गति आती है। और 1975 में हमने आर्यभट्ट नामक अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। और आप देखिए कि अब आप ये देखिए कि 1969 से 2023 तक जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है वो आता है 54 इयर्स का। तो आप बताइए कि 54 इयर्स में इसरो ने जो एक काबिले तारीफ अद्भुत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वास्तव में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से निरंतर लगातार अथक प्रयास करते रहे और अंततः वो क्षण आया जब हम चांद पर जाकर के पहुंचते हैं, खड़े होते हैं। और 69 में जब इसरो की स्थापना होती है तो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत में गति आती है। और 75 में हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और उसके बाद वो तमाम सारे सैटेलाइट हमने छोड़े। उसके बाद 23 में हम चंद्रयान 3 जो कि चांद पर हम सफलतापूर्वक उसको उतारते हैं। और इसके पहले हम चंद्रमा पर 2 अभियान और कर चुके हैं और उन दोनों अभियानों में हमें पहले में काफी सफलता मिली, लेकिन जो हमारा चंद्रयान 2 था उसमें हम जाकर के बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर के असफल हो जाते हैं। तो भाई ये सफलता चलती रहती है। तो इसके पहले देखिए हमने चंद्रयान फर्स्ट हमने लॉन्च किया
22 अक्टूबर 2008 को। और उस समय इसरो के चीफ थे माधवन नायर। चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया 22 जुलाई 2019। और उस समय इसरो के चीफ थे के सिवन। और चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को। और उसमें इसरो के जो चीफ थे और इस समय भी हैं एस सोमनाथ। देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो है, चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से ही दुनिया को ये पता लगा कि चंद्रमा पर पानी की संभावना है, बर्फ की संभावना है। ये चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से ही हमें जानकारी हुई, दुनिया को जानकारी हुई। और अंततः नासा ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि हाँ चंद्रमा पर पानी है, बर्फ की संभावना है, बर्फ के रूप में पानी है। और चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 वो जाकर के बिल्कुल लास्ट स्टेज में चंद्रमा के सतह से, चंद्रमा के ये जो चंद्रयान 2 है, जब हम चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो लैंडर था विक्रम पहुंचा, तभी लैंडर का जो कनेक्शन है, जो संपर्क है इसरो से कट गया। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर के हम वहां पर असफल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 95-96% चंद्रयान सेकंड जो है वो सफल रहा। और जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सफल रहा। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरता है। साउथ पोल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, तो इसका एक नॉर्थ पोल है, एक है साउथ पोल। तो ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा भी गोल है, तो उसका भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो जो चंद्रयान 3 है, ये इस पर उतरता है, यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरता है। और साउथ पोल पर जो साउथ पोल में जो पानी की जो संभावना है, चंद्रमा का जो साउथ पोल वाला इलाका है, जो दक्षिण ध्रुव वाला इलाका है चंद्रमा का, तो यहाँ पर जो पाया जाने वाला जो पानी है, जो पानी की संभावना है, तो इसमें वैज्ञानिक ये जता रहे हैं कि इसको हम फ्यूचर में रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो पाया जाने वाला जो पानी है, जो पानी की संभावना है, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी की मतलब काफी प्रबल प्रमाण है, तो इसको जो है यहाँ का जो पानी है, इसको वैज्ञानिक फ्यूचर में रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने पर मतलब वो विचार कर रहे हैं, इस प्रकार की संभावना वो जता रहे हैं। तो चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर पहुंचा, तो ये इसका भी एक बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से हमने 3 चंद्रयान अभियान हमने 3 किए। चंद्रमा को लेकर के हमने 3 अभियान किए, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3। तो अब आप इस प्रकार से देखिए कि जो ये इसरो की जो उपलब्धि है वो निसंदेह काबिले तारीफ है, अद्भुत है, बेमिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही प्राणपण से और बहुत ही मेहनत के साथ लगातार कार्य किया और वो अंततः अपने मिशन में कामयाब है। देखिए चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ तो उस समय जो इसरो के चीफ थे वो के सिवन थे। तो इस संबंध में एक बड़ी ही मार्मिक
घटना है, एक मार्मिक प्रसंग है, उसका मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। जब चंद्रयान 2 बिल्कुल लास्ट स्टेज में जा करके असफल होता है, चंद्रयान 2 लास्ट स्टेज में जा करके जब असफल होता है, तो उस समय चूंकि जब वो लैंडिंग की प्रक्रिया जब हो रही थी उस समय, तो प्रधानमंत्री जी इसरो के मुख्यालय में बैठे थे और वहां पर पूरी टीम थी वैज्ञानिकों के, इसरो के प्रमुख भी थे। तो जब वो चंद्रयान 2 बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर के असफल होता है, तो के सिवन साहब जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से लिपट करके रोने लगते हैं और मोदी जी उनको सांत्वना देते हैं कि भाई ठीक है, चलिए आपने प्रयास किया, फिर अगले बार देखा जाएगा। तो हमारे कहने का आशय ये है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी मिशन से अपने को आत्मिक रूप से जोड़ लेता है, अपने को बिल्कुल एकदम आंतरिक रूप से उसमें एकाकार कर लेता है ना, तो वो चाहे व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य हो या देश का कार्य हो, तो जब वहां पर व्यक्ति असफल होता है ना, तो उसको बड़ा अपार कष्ट होता है, उसको बहुत ही अपार कष्ट होता है। तो वो उसी का मतलब वो परिणाम था कि के सिवन जी भाई पूरी की पूरी टीम ये चाहती थी कि मिशन कामयाब हो, और अंततः मिशन असफल हो गया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। तो उनको रोना आया और प्रधानमंत्री जी ने उनको सांत्वना दिया, और अंततः हमारी टीम, हमारे वैज्ञानिकों की टीम सफल रही। और देखिए कि जो चंद्रयान 3 की जो सफलता है, जो चंद्रयान 3 की जो ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, तो इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। देखिए भारत के संदर्भ में इससे क्या फायदा होगा, भारत को इससे क्या फायदा होगा। तो जहां तक भारत के लिहाज से इस अभियान की बात है, देखिए जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 को हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम खर्च में अंजाम दिया। और आप समझिए कि इससे ज्यादा खर्च बहुत ही हाईटेक फिल्मों को बनाने में हो जाता है, और पुलों का निर्माण करने में इससे ज्यादा खर्च हो जाता है। मात्र 615 करोड़ में ये मिशन वैज्ञानिकों ने सफल करके दिखाया। और जब हमारा लैंडर चंद्रमा के सतह पर उतरता है, विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर उतरता है, तो वो पहला पैगाम क्या देता है, वो पहला संदेश क्या देता है? वो पहला संदेश देता है, भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो ये जब विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरता है, तो पहला संदेश ये देता है कि भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो ये जो विक्रम है, ये जो विक्रम लैंडर है, तो चंद्रमा पर उतरने वाला, जब हम किसी चीज को उतारते हैं, मतलब जो लैंड करता है चंद्रमा की सतह पर, जो सबसे पहले उतरता है, जिसको हम लैंडर कहते हैं, लैंडर माने उतरने वाला, तो उसको हम विक्रम नाम क्यों देते हैं? देखिए विक्रम नाम देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो कारण ये है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के स्पेस प्रोग्राम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप, उनके सम्मान स्वरूप ही चंद्रमा पर जो लैंडर होता है, जो सबसे पहले लैंड करता है, जिस चीज को हम सबसे पहले उतारते हैं, उसको हम विक्रम नाम देते हैं। तो ये
हम अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। तो जब हमारा लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सकुशल सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है, बहुत ही मतलब कि सुरक्षित तरीके से उतर जाता है, तो पहला संदेश ये देता है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। तो जहां तक चंद्रयान 3 की बात है भारत के संदर्भ में कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, इससे भारत को क्या हासिल होगा, भारत ने जो इतना पैसा इस पर लगाया है, भारत ने मानवता के हित में जो इतना पैसा लगाया है, तो इससे भारत को क्या लाभ होगा, देशवासियों को क्या लाभ होगा, हमारे देश को क्या लाभ होगा। तो मोटी मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो चंद्रयान 3 के जो लाभ हैं, देखिए, मैं चंद्रयान 3 का लाभ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, पहले आप एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक पर्सन है और वो किसी क्षेत्र में बहुत प्रयास करता है, लेकिन बार बार वो असफल हो जाता है और असफलता ही हाथ लगती है, वो असफल रह जाता है। जब व्यक्ति, मान लीजिए एक्स, अपने क्षेत्र में प्रयास किया, असफल हो गया और अंततः वो असफल ही रहा, तो जब कोई व्यक्ति असफल रहता है ना, तो समाज, भाई उसी समाज में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आप भी उस चीज को डेली देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति असफल रह जाता है, बहुत प्रयास के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो समाज के व्यक्ति उस व्यक्ति को उतना तवज्जो नहीं देते हैं जिसका कि वो हकदार होता है। वो कितना भी ज्ञानवान हो, कुछ भी हो, अगर वो असफल रह गया, अपने लक्ष्य को नहीं पाया, तो आप समझिए कि समाज हो, घर हो, परिवार हो, उसकी बात को कोई आदमी तवज्जो नहीं देता है। और वो यदि किसी से सहयोग मांगने जाता है तो उसके सहयोग के लिए भी लोग आगे नहीं आते हैं, उससे लोग बात करने के लिए कतराते हैं। तो एक प्रकार से आप समझिए कि समाज उसको एक प्रकार से उपेक्षित कर देता है, समाज उसको उपेक्षा की नजर से देखता है, ये स्थिति होती है। ठीक यही स्थिति इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक यही स्थिति इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की होती यदि चंद्रयान 3 असफल हो गया होता। तो यदि चंद्रयान 3 असफल हो गया होता तो ठीक यही स्थिति जो एक्स पर्सन की सोसाइटी में है, वही स्थिति इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की होती। लेकिन वही एक्स पर्सन जब अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है, अपने मंजिल पर पहुंच जाता है, तो आप समझिए कि समाज उसको सर आंखों पर बिठाता है, समाज के सारे लोग उससे मिलना चाहते हैं। अगर वो जरा सा मदद की पेशकश करता है तो हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं कि ठीक है, बताइए क्या बात है, सारे लोग उससे बात करना चाहते हैं। तो जो समाज का नजरिया है ना, वो सफल व्यक्ति के प्रति एकदम से बदल जाता है। तो ठीक यही चीज अब चंद्रयान 3 सफल हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, बिल्कुल अपने मंजिल पर पहुंच गया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भारत की प्रतिष्ठा है, जो भारत की इज्जत है, जो भारत का मान सम्मान, जो गौरव है ना, वो अपने आप ऊपर आ गया है। अपने आप वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो इज्जत है, वो अपने आप बढ़ गई है। तो इससे पहला फायदा ये होगा कि भारत की जो प्रतिष्ठा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो छवि है, उसकी एक सफल राष्ट्र के रूप में मानी जाने लगी है। और भारत की बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी तवज्जो देगी,
उसकी बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी सुनेगी। अब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी से मदद मांगेगा, मदद एक से मांगेगा तो बाकी सारे लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत सफल हो गया है। नहीं तो यही वो एक दौर था मित्रों जहां भारत से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं होता था। अमेरिका हो या बहुत सारे सुपर पावर्स रहे हों जिन्होंने ऐन मौके पर क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, तो हम बहुत सारे जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उनको हम या नहीं लॉन्च कर पाए। तो वो तमाम सारी चीजें हैं। तो हमारे कहने का आशय ये है कि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सम्मान है, रुतबा है, वो बढ़ जाएगा। नंबर दूसरा चीज इससे क्या होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत एक रिलायबल कंट्री बनकर के सामने आ चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय देश, विश्वसनीय शक्ति बनकर के सामने आया है। इससे नंबर 3, इससे भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत का मतलब जो बाजार है, जो भारत की मतलब जो मार्केट है, जो भारत की इकोनॉमी है, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका एक्सपेंशन होगा, उसका विस्तार होगा, उससे भारत को इनकम मिलेगी, उससे भारत का जो आय का स्रोत है वो बढ़ेगा। और इससे और जो एक फायदा होगा विशेष तौर पर, इससे जो हमारी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, हमारी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है वो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। उसकी इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। उसकी जो मतलब कि रिलायबिलिटी है वो बढ़ेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको सम्मान की नजर से, उसको विश्वसनीयता की नजर से देखेगा। तो ये तमाम प्रकार के जो फायदे हैं भारत के संदर्भ में, वो भारत को होंगे, हमारे देश को होंगे। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। और चंद्रयान 3 के माध्यम से बहुत सारे रहस्य उजागर होंगे, दुनिया के सामने आएंगे। अब वहां पर जो रोवर है, जो चंद्रमा की सतह पर जो टहल करके जो आंकड़े एकत्र करेगा, अब वो अपना काम शुरू कर दिया है। तो अब वो इसरो को मैसेज भेजेगा, तो वैज्ञानिक हमारे डाटा का एनालिसिस करेंगे। वो तमाम सारी चीजें, परीक्षण है, वो चलते रहेंगे। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अब जो चंद्रमा के संबंध में जो बहुत सारे रहस्य रहे हैं, उन रहस्यों से परत दर परत जो मतलब जो रहस्य है वो खुलेगा। तो ये तमाम सारे फायदे हैं। इससे मानवता को फायदा होगा, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के सबको फायदा होगा। तो इस प्रकार से ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जो सफलता है वो अद्भुत है, बेमिसाल है, ऐतिहासिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके अंततः उस मंजिल को पाया जिसके लिए हम प्रयासरत रहे हैं। और आगे भी हमारे बहुत सारे मिशन हैं अंतरिक्ष को लेकर के, वो टाइम टू टाइम होते रहेंगे। तो आज चंद्रयान 3 की सफलता के संबंध में जो हमें और आपको, हमारे देश को इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो इस सफलता के संबंध में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। और ताकि ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश को मिली है उसमें हम और आप शरीक हो सकें, भागीदार हो सकें। तो मित्रों, आज हमने चंद्रयान 3 की सफलता पर आपसे चर्चा किया। और अब हमारा जो अगला वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो जो PGT 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो ये तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है देश के लिए, अद्भुत और बेमिसाल उपलब्धि है। इसलिए इसमें आप लोगों के साथ हमें शरीक होना था और इसमें शामिल होना था। इसलिए हमने सोचा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, इस पर चर्चा की जाए और आपसे बातें शेयर की जाए। तो इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है मित्रों। और इस शुभ अवसर पर हम अपने देशवासियों के साथ साथ अपने सभी वैज्ञानिकों को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और मित्रों, बस आज यहीं तक।
और अगला जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो संविधान के, उन्हीं को मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।